friends, how are you? Now, today we have to discuss a very important topic of oscillation chapter, that is the damped oscillation. देखिए कि डैम्प ऑसिलेशन आप जब पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि आप सबसे पहले लीनियर एक्सेलेरेशन में जाइए. अगर आप इफ यू कंसीडर सिंपल पेंडुलम इज टेकन, दैट पेंडुलम ऑसिलेट, but after some time that pendulum come to its rest position. Why it comes to rest position? यहाँ से कुछ एयर फ्रिक्शन आएगी, पॉइंट का जहाँ सपोर्ट है वहाँ से आएगा और उसकी वजह से पेंडुलम कहाँ पे आएगा? अपने जगह पे आएगा. लेकिन उसको अगर हमको एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखना है तो हमें उसको क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सर्टेन फोर्स. अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड. डैम्प्ड यानी जिसमें उसकी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या होगी? कम होगी और डिक्रीजेस टू जीरो एज द टाइम इंक्रीजेस. और अनडैम्प्ड पे क्या होगा? विच इज द पीरियोडिक मोशन, जिसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट. अगर उसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा तो उसका टाइम पीरियड भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी और उसकी एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. तो इसमें भी हम उससे कंपेयर करना है. कंपेयर करने के बाद डैम्प ऑसिलेशन में क्या होगा वो हमें देखना है. ये पहले सबसे पहले कंसेप्ट आप समझ लीजिए. अब देखिए इसका सिंपल एक डेफिनेशन दिया है. पीरियोडिक ऑसिलेशन ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है. आर कॉल्ड एज द डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशंस एंड द ऑसिलेटर इज कॉल्ड एज द डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर. वेरी सिंपल. क्या कम हो रहा है इसका? पीरियोडिक ऑसिलेशंस ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? कम एज द टाइम इंक्रीजेस एंड दैट इज कॉल्ड एज द डैम्प ऑसिलेशंस. अब इसके लिए हमने एक डायग्राम किया. ये डायग्राम देखिए. इस डायग्राम में हमने एक कंटेनर लिया जिसमें एक लिक्विड है. इसको हमने वैन कहा है. इसको एक ब्लॉक अटैच किया है और ब्लॉक को हमने क्या अटैच किया? स्प्रिंग और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन दैट इज द रिजिड सपोर्ट. जब ब्लॉक इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को हमने सपोज इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा. कौन सी पोजीशन? इक्विलिब्रियम पोजीशन. इक्विलिब्रियम पोजीशन को हमने ओ से डिनोट किया. अब जैसा ही आप वैन को नीचे खींचोगे क्या होगा? वैन को नीचे खींचो या ब्लॉक को जिसका मास m है, ब्लॉक को नीचे खींचिए. जैसे आप ब्लॉक को नीचे खींचोगे ये भी कहां पे जाएगा? नीचे में. ये जैसा नीचे आएगा तो ये लिक्विड उसको अपोज करेगा. दैट इज द ड्रैग फोर्स, दैट इज द विस्कस फोर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? व्हेन द ब्लॉक पुल डाउन there is opposition by this medium or by this liquid. That force is called as the drag force, which is opposite to that of the displacement. अब ये अगर नीचे आ रहा है तो ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये कहाँ जाएगी? नीचे. वैन फिर ऊपर गया, ऊपर, फिर इक्विलिब्रियम, फिर नीचे. इन दिस वे ये ऐसा ऐसा आएगा. ये ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा. ये यहाँ पे उसका कंसेप्ट है. ये डायग्राम वो बता रहा है. That force is called as the drag force. Now, after that, that drag force, that is the damping force, depends upon. अब वो damping force है, drag force है, किसके ऊपर डिपेंड होगा? वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ द वैन. वैन कितने वेलोसिटी से जा रहा है वो. और किसके ऊपर डिपेंड करता है? मीडियम के ऊपर. मीडियम कैसा? आपने लिक्विड लिया कि क्या लिया? किसकी क्या लिया आपने? उसके ऊपर डिपेंड करता है. एंड देयरफॉर FD इज इक्वल टू माइनस BV, where B is called as the damping constant. B is called as the damping constant. And FD is nothing but the force, that is the drag force, and V is nothing but the velocity. This is suppose equation number 1. ये पॉइंट क्लियर हुआ ना आपका? FD is equal to what? Minus BV. FD is what? Drag force. अभी स्प्रिंग में भी कुछ तो होगा. Now see that when the mass m is attached to the spring will elongate.
जैसे मास को आप खींचोगे तो स्प्रिंग इलोंगेट होगा and the mass will settle to some height. This position is that is the equilibrium position of the mass. And if the mass pull down or the push up little, जैसे मास को आप ऊपर नीचे कर रहे तो स्प्रिंग में भी तो कुछ फोर्स आ रहा है and that force is nothing but the restoring force produced in the spring, which is given by the equation Fs equal to minus kx, which is equation number 2, where x is nothing but the displacement from the equilibrium position. अभी ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बता रहे, ये देखिए, इसको कंसीडर कीजिए आप इक्विलिब्रियम पोजीशन, नीचे गया ऊपर, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन जैसा जैसा टाइम बढ़ रहा है, जैसा जैसा क्या बढ़ रहा है टाइम, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, धीरे 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 कम हो रहा है। एज द टाइम इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसीलिए इसका ग्राफ इस तरीके दे रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। As the time increases, the amplitude goes on decreasing. ये ग्राफ वो बता रहा है। Therefore, this is the graph between the displacement and the time. Now we have to find out the equation. What we have to find out? We have to find out the equation. Force is equal to total force is equal to drag force plus spring force. Drag force plus spring force. F is equal to ma. Fd plus as. Put that value. And we get this equation. This equation is nothing but what? M into d2x by dt square plus b into dx by dt plus ks is equal to 0. We get the second order differential equation. ये हमें एक इक्वेशन मिला है। अभी इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। इस इक्वेशन का हम क्या निकालेंगे? सॉल्यूशन। अब वो कैसा सॉल्यूशन निकालेंगे? देखिए, लीनियर एसएचएम में हमें भी एक इक्वेशन मिला था। कौन सा इक्वेशन मिला था? m into d2x by dt square plus kx is equal to 0. ये ऐसा ही था, ये टर्म थी, ये टर्म थी, ये टर्म थी क्या? नहीं थी, लेकिन वो ड्रैग फोर्स के वजह से, b के वजह से ये टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, नहीं तो उसमें ये इक्वेशन दो ही टर्म थे। ओके, नाउ द सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन उसने ये इस तरीके से दिया है, x is equal to a e raised to power minus a e raised to power minus bt by twice m cos of omega dash t plus। कुछ बुक्स में यहाँ पे साइन भी टर्म दिया है, एससी वर्मा की बुक में साइन भी दिया यहाँ पे x। अब देखिए, ये क्या टर्म है? एम्पलीट्यूड, और ये ओमेगा डैश टी प्लस 5। अब ये क्या बता रहा है? दिस इक्वेशन क्या बता रहा है? देखिए, ये एम्पलीट्यूड है, ये यहाँ माइनस साइन है, मैं हमने इसको नीचे लिख दिया। ये टाइम बढ़ा, तो ये टाइम बढ़ने की वजह से क्या होगा? ये टाइम बढ़ गया, एज द टाइम इंक्रीजेस, ये अगर टाइम बढ़ेगा तो ये जो एम्पलीट्यूड वाली टर्म है ये कम होगी, ये टर्म डिनोमिनेटर में आ गया ना। एज द टाइम इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, एज द टाइम इंक्रीजेस द एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड फाइनली इट बिकम्स 0। इतना कम होता है वो कि वो कहां तक चला जाता है? 0। ये इक्वेशन वो बता रहा है, ये वाला एम्पलीट्यूड है उसका, ये टर्म। अभी उसके बाद में इसका हम निकालेंगे टाइम पीरियड। क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड t इज इक्वल टू व्हाट? दैट t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हियर ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m माइनस b बाय ट्वाइस m होल स्क्वायर। अभी आप थोड़ा देखिए, हमने जो लीनियर एसएचएम लिया था उसमें x का इक्वेशन क्या था? a sin ओमेगा t प्लस 5। एक्चुअली यहाँ पे कॉस लिया हमने भी, यहाँ पे कॉस लिया है। ये x का इक्वेशन ये था, ओमेगा का इक्वेशन क्या था? अंडर रूट ऑफ k बाय m, और टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या था? हाफ k a स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर। आप कॉस के लिए कंफ्यूज मत हुई, कुछ बुक्स में कॉस लिया है, कुछ बुक्स में साइन लिया है। अब इसका इक्वेशन देखिए एनर्जी का, हाफ k a स्क्वायर, और कौन सी टर्म आई? ये वाली टर्म, e रेज़ टू पावर माइनस बीटी बाय ट्वाइस m, यहाँ पे टर्म आई। तो एनर्जी भी इसी के, इस टर्म के वजह से, इस टर्म के वजह से e रेज़ टू पावर 1 अपॉन बीटी बाय ट्वाइस m आएगा। फिर से ये वैल्यू क्या होगी? कम। ये वैल्यू कम होगी तो टोटल एनर्जी क्या होगी? कम। इसलिए टोटल एनर्जी भी इसमें क्या हो जाएगी? कम। अगर आप देखते हैं ओमेगा, अगर आप देखते हैं ओमेगा, ओमेगा की टर्म में देखिए आप k बाय m माइनस b बाय दिस टर्म,
फिर से ये टर्म है, इस टर्म के वजह से क्या होगा, माइनस होगी, तो फिर से क्या कम आएगा, ओमेगा। अगर सिंपल इसमें जाते तो ओमेगा का इक्वेशन क्या था, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, लेकिन ये टर्म आई ना, और ये टर्म के वजह से, ये टर्म के वजह से ओमेगा भी इफेक्ट आ रहा है। तो इससे क्या होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टी इज इक्वल 2 पाई बाय ओमेगा। तो देखिए ना, यहां पे ये जो टर्म है ये टर्म कम होगी, एज द टर्म इन द डिनोमिनेटर डिक्रीजेस, कौन बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। यानी यहाँ पे टाइम पीरियड सेम नहीं रहेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, चेंज होते रहेगा, क्योंकि इसके वजह से बिकॉज ऑफ द टर्म बी, बिकॉज ऑफ द टर्म बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द टर्म माइनस b by twice m whole square in the denominator, thus the damping increases the period and decreases the amplitude। ये धीरे धीरे एम्पलीट्यूड कम करते जा रहा है, टाइम पीरियड बढ़ाते जा रहा है, and therefore in the damping oscillator the displacement x कम होता है, angular frequency decreases, total energy also decreases at the time increases। very important point, is that oscillation is called as the damping oscillation। सिंपल है, आप उसमें लीनियर एसएचआर में इसको थोड़ा कंपेयर करके देखिए, एक बी की टर्बाइन ये इसके वजह से चेंजेस आए हैं, जिसमें टाइम पीरियड इसमें इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी आल्सो डिक्रीजेस, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डैम्पिंग oscillation, and this is called as the damp oscillations। आप डायग्राम पे देखिए, डायग्राम के बाद में दो फोर्सेस मिले आपको, एक एफ डी, दूसरा मिला आपको एफ एस, दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद में आपको एक इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को सॉल्व किए, सॉल्व करके इक्वेशन आया। ये इक्वेशन ने आपको क्या बताया, ये इक्वेशन ने ये बताया कि एम्पलीट्यूड की टर्म है, और एम्पलीट्यूड ये टी पे टर्म है, यहाँ पे एज द टी डिक्रीजेस, टी इंक्रीजेस, एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, एंड फाइनली इट बिकम्स जीरो। ओमेगा के ऊपर क्या फर्क आता है, और टाइम पीरियड का इक्वेशन है वो हमने देखा। थैंक यू, समझने की कोशिश कीजिए आप।